नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के लिए मैं लगातार मैथ्स की क्लासेज दे रहा हूं। हालांकि यह क्लासेज जो है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर को टारगेटेड है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं या सीआरटी बेस्ड, मैं वो चीज़ें आपको दे रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने भी 20-21 वीडियो जो मैंने बनाया है वह वीडियो आपके अंकगणित और बीजगणित पर आधारित थी। आज से आपका जो है रेखा गणित की शुरुआत होती है। आपके सिलेबस में आपके लेवल के जो सवाल हो सकते हैं, जैसे सवाल बन सकते हैं, बस वही सवाल मैं आपको करा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं भैया इससे इतर अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे अलग अगर क्वेश्चन आ जाते तो आपको उसको छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं केवल और केवल मैं आपको इतना करा रहा हूं कि जिससे आपका बैक न लगे और आपका नैया पार हो जाए। ठीक है, और आने वाले समय में जब सुपर टेट आप देने वाले होंगे या यूपी टेट आपका होने वाला होगा, उस समय आप हमसे मैथ की डिमांड करेंगे तो मैं लेवल थोड़ा सा अप करके पढ़ाऊंगा आपके सुपर टेट और यूपी टेट लेवल का। ठीक है ना? तो कैसी लगती है यह वीडियो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप 2 शब्द लिख करके जरूर बताया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में मैं समलंब के क्षेत्रफल के बारे में बात करूंगा। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज ऐसी आकृति होती है जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है। बेसिक सा परिभाषा है कि चतुर्भुज क्या होता है। ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए समलंब की बात करते हैं। चतुर्भुज का एक प्रकार होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यह जो है कक्षा 8वीं में दिया गया है और बहुत ही बेसिक से आपको समझना है। समलंब चतुर्भुज में मित्रों क्या होता है, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। इसमें जो 2 भुजाएं होती है ना, इसमें जो 2 भुजाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया समांतर क्या होता है? समांतर का मतलब ये होता है अगर एक रेखा इस तरीके से पारी गई है, खींची गई है, तो दूसरी रेखा भी सेम उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से उसी प्रकार से खींची जाए, वो होती है समांतर रेखा। अगर एक रेखा इस तरीके से खींची गई है, एक रेखा इसी के समांतर, इसी मतलब पैरेलल इसी में खींची जाए तो होती है समांतर। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए समांतर। मैं भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा समांतर क्या होता है। तो इसमें 2 रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और 2 रेखाएं जो और 2 रेखाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समलंब चतुर्भुज में भी समलंब चतुर्भुज में मात्र 2 रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। बाकी की जो दोनों रेखाएं होती हैं वो आपस में समांतर नहीं होती हैं। अब एक रेखा इस तरीके से है और दूसरी रेखा इस तरीके से है। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि दोनों रेखाएं सेम इसी तरीके से होती है। होगी ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक रेखा इस तरीके से हो सकती है, एक रेखा ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, तो यह दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं है। अगर इस तरीके से भी हम कोई चतुर्भुज बना देते हैं तो यह भी जो है समांतर चतुर्भुज ही कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं लेकिन ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं है। अगर समलंब चतुर्भुज यह हो गया ना, 2 रेखाएं आपस में समांतर होती है, शेष दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती हैं। अब समलंब चतुर्भुज में इसकी ऊंचाई क्या होती है? समलंब चतुर्भुज में अगर ऊंचाई की बात करें तो मित्रों ए से लेकर के ई तक जो मैंने मिलाया है, ए से ई तक और बी से एफ तक जो मैंने ये मिलाया है, ये जो है इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपकी परीक्षा में बेसिक सा फार्मूला आने वाला यही आने वाला है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मित्रों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं इस चतुर्भुज की अगर बात करें तो ए बी और डी सी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इसे जो है ऐसे डिनोट करें, किस तरीके से बताइए? अगर इसे ऐसे डिनोट करें 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग का मतलब B1 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। अगर हम जो है बीजगणितीय फार्मूले में थोड़ा सा अलग लिखने का प्रयास करें, जो मैंने यहां पे डिनोट किया है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 B1 क्या है? समांतर भुजा पहली है। B2 क्या है? समांतर भुजा दूसरी है। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई जो है ए जो है इसकी ऊंचाई है। चाहे ए अर्थात एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे इस तरफ से ऊंचाई ज्ञात करें चाहे इस तरफ की, ऊंचाई तो बराबर ही आएगी। ठीक है, चतुर्भुज की जो ऊंचाई प्राप्त होगी वो बराबर ही प्राप्त होगी। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे पहला सवाल है, क्या दिया गया है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बताइए। अभी आपने देखा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इसी फार्मूले में मान रख दीजिए 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग कितना है? समांतर भुजाओं का योग
समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 2 धन 4 इस तरीके से कर दीजिए। गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर। अब इसे हल कर लीजिए, 1/2 ब्रैकेट में है ना, तो इसको हल कर लीजिए। 4 2 कितना होता है, 6 होता है, गुणे 2 कर दीजिए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल आप निकालिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखिएगा, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। और जब भी आप आयतन निकालिएगा तो इसको घन सेंटीमीटर में लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ आप किसी भी तरीके से ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, समांतर भुजाओं का योग दिया रहेगा, इसकी ऊंचाई दी रहेगी, आराम से इसका उत्तर निकाल दीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखिए, दूसरा सवाल मैंने आपके बीच क्या लिखा है। दूसरा सवाल मैंने लिखा है, मैं 3 सवाल कराने वाला हूं, यही तीनों सवालों में से एक सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला 100%। ऐसे सवाल अगर आपकी परीक्षा में आएगा, डायरेक्ट फार्मूले में मान रख दीजिएगा, उत्तर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देख लीजिए। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा बताइए। ठीक है, आपसे कहा गया है, आप बताइए समलंब क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पे लिखिए, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब b1 इंटू b1 प्लस b2 मैंने कर दिया, इंटू h मैंने कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। b1 का मतलब यहां पर b1 और b2 आप लिख दीजिएगा, b1 और b2 बराबर है समांतर भुजा। क्या है, समांतर भुजा है, समांतर भुजाएं हैं b1 b2, और h क्या है, h जो है ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। इस तरीके से अगर आप चाहें इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। b1 b2 क्या है, समांतर भुजाएं हैं, h क्या है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब यहां पे समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 36 वर्ग सेंटीमीटर, जो दिया गया है, जिस स्थान पे दिया गया वही लिख दीजिए। यहां पे लिख दीजिए 36 बराबर 1/2। p1 का मान कितना है, एक भुजा, समांतर भुजाओं में से एक दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 9 धन दूसरी समांतर भुजा निकालनी है, अर्थात b2 निकालना है, इंटू h का मान दिया गया है, h का मान कितना है, इसकी समांतर भुजाओं 3 सेंटीमीटर, इसका h का मान है। अब क्या करना है आपको, बताइए क्या करना है, अब आपको मान निकाल देना है। देखिए, ये 2 इसके बट्टे में है, तो यहां पे क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, 36 गुणे 2 हो जाएगा 72, 72 बराबर हो जाएगा 9 धन b2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 3। अब गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर कहां जाती है, बट्टे में जाती है। 3 जो है इसके 3, 9 प्लस b2 तो एक संख्या हो गई, 9 प्लस b2 ब्रैकेट में है, तो मतलब 1 हो गया, और 3 अलग है, मतलब ये दोनों, ये संख्या और ये संख्या आपस में क्या है, गुणा में है, और इधर जो है यह अकेले है। हम कहते हैं गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर कहां जाती है, बट्टे में जाती है। तो 9 प्लस b2, यहां पर देखिएगा 9 प्लस b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72/3। 72/3 का मतलब 24 आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 72/3 आप लिखिएगा, 72 में 3 से जब आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट 24 लिख देता हूं, और b2 की वैल्यू हो जाएगा 24 में से 9 को घटा देंगे, 9 दूसरी तरफ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। 24 में से 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24 - 9 इक्वल टू 15, क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अर्थात दूसरे समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या हुई होगी इस सवाल में। समलंब चतुर्भुज में एक तो सेम कहेगा कि आप इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, या तो आपसे समलंब चतुर्भुज का कोई चीज देकर के कोई चीज पूछा रहेगा। कहीं पर समांतर भुजा एक देकर के दूसरी समांतर भुजा पूछा जाएगा, कहीं पर दोनों समांतर भुजाएं देकर के जो है आपसे ऊंचाई पूछा जाएगा। इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, और कभी क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल आएंगे। अब एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, कैसा आ सकता है, जो मैं आपको कराने वाला हूं। कैसा सवाल, चित्र वाला सवाल, चित्र में चित्र बना करके आपको दे देगा, आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, एक सवाल आपकी सीआरटी में दिया गया है, मैं उसे करा देता हूं बहुत आसानी से। आज जो है समलंब चतुर्भुज खत्म हो जाता है, आपके सिलेबस में बस इतना है। ठीक है, वही मैं करा भी रहा हूं। देखिए, दिया गया है निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में, ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है, ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। इस चतुर्भुज में AB जो है समांतर है CD के, ये जो है, जो इस तरीके से 2 रेखा खींची जाती है, इसका मतलब है समांतर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समांतर। ठीक है, इसका मतलब है समांतर। चलिए, और उसके बाद इस तरीके से अगर कोई रेखा खींची जाए तो इसका मतलब है लंब। क्या है, लंब। और जब लंब होता है, जहां पर लंब डाला जाता है वहां पर जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। अगर इस रेखा पर यह लंब डाला गया तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों तरफ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, इसमें AB समांतर है CD के, और AD
लंब है ए बी, AD लंब है, AD लंब है AB पर, ठीक है। उस पे बाद दिया गया है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर DC, BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं यहां पर जो है जो चित्र दिया गया है मैं वो चित्र छाप देता हूं। देखिए चित्र इस तरीके से दिया गया है। चित्र कैसा दिया गया है? चित्र इस तरीके से दिया गया है, ऐसा चित्र इस तरीके से दिया गया है। दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है पूरा 8 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहां पर A है, B है, C है, D है और यहां पर E है, ठीक है। अब आइए समझिए इस सवाल में क्या कहा गया है। इस सवाल में कहा गया है भैया कि AB समांतर है CD के, अर्थात जो AB ये रेखा है यह CD के समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया गया है AD लंब है AB पर। AD कहां गया? AD लंब है AB पर, AD नहीं है भाई, AD नहीं है, CE है, ठीक है। क्या है? CE, गलत दिया है। CE लंब है AB पर, ठीक है। CE ये जो रेखा A है ये लंब है इस पर AB पर, अर्थात यहां पर कितने का कोण बन गया? यहां पर 90 अंश का कोण बन गया, ठीक है। कितने कोण बन गया? 90 अंश का। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई AB 8 सेंटीमीटर दिया गया है। BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर DC बराबर, ये दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं। आपसे क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। समझाने का मैंने प्रयास किया और वैसे भी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को समझने में आपको तनिक भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए देखिए, अगर यह 5 सेंटीमीटर का है तो यह भी जो है 5 सेंटीमीटर का होगा। इतनी दूर अगर 5 सेंटीमीटर का है तो यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा। आप जो कथा कहानी लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जो आपको लिखने का है फल मतलब DC 5 सेंटीमीटर है तो DC बराबर A ही हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर यह पूरी रेखा 8 सेंटीमीटर का है और इतना 5 सेंटीमीटर है तो यह रेखा आपको पता चल गई। BE जो है 3 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल होगी। ये पूरी रेखा 8 सेंटीमीटर है, इतना 5 सेंटीमीटर है, इतना आराम से निकाल लेंगे, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि यह रेखा इस पर लंब है तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और यह भुजा आधार होती है, यह भुजा लंब होती है। इसको तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया तो यह लंब हो जाएगा। और आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज पढ़े हैं ना? समकोण त्रिभुज में लगता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो अगर क्या आपसे पूछा गया? लंब आपसे पूछा गया है तो लंब का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही तो होता है, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है? 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, 25 में से 9 गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, अर्थात यह कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी CE, यह क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। C कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? ये 4 सेंटीमीटर आ गई। अब इस सवाल को देखने पर आपको लग रहा है कि ABCD, यहां से लिखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस वजह से क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी? 1/2। समांतर भुजा कौन कौन सी है? समांतर भुजा एक 5 सेंटीमीटर है और एक समांतर भुजा, अब इतने केवल नहीं लेंगे, पूरा लेंगे ना, ये पूरा लेंगे। पूरा कितना है? 8 सेंटीमीटर है गुणे ऊंचाई कितनी आ गई? ऊंचाई आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/2 गुणे 8 5 13 गुणे 4, ठीक है, यही हो गया ना। 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। समलंब चतुर्भुज से जितने सवाल बन सकते हैं 15 मिनट के अंदर मैं यह वीडियो समाप्त कर रहा हूं। 3 सवाल मैंने बताया है।
समलंब का क्षेत्रफल केवल आपको पता होना चाहिए। समलंब के क्षेत्रफल वाले फार्मूले से चाहे उसकी समांतर भुजा की लंबाई पूछेगा, चाहे उसकी ऊंचाई पूछेगा। एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा चित्र बना करके, बस आपसे यही 3 टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो निश्चित तौर पे इससे आगे मैं नहीं बढ़ना चाहता हूं, इसके विकर्ण वगैरह पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वह आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपको वह पढ़ना आवश्यक भी फिलहाल नहीं है। आगे मैं जरूर बताऊंगा जब आगे यूपी टेट और सुपर टेट पर आऊंगा, ठीक है। तो आगे अगला जो चैप्टर इकाई 16 आपके लिए होने वाला है, इकाई 16 में वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध बताने वाला हूं। मात्र 20 मिनट की वीडियो में यह भी समाप्त कर दूंगा कल, ठीक है। उसके बाद जो है जो चलेगा वह वृत्त का क्षेत्रफल चलेगा, वह भी समाप्त हो जाएगा। मात्र 4 वीडियो और आने वाला है आपका। कितनी वीडियो? 4 वीडियो। 4 वीडियो के बाद आपकी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा, ठीक है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, लगातार परिश्रम करते रहिए। यह जीवन आपका है, चाहे तो आप सोने में बिता दे, चाहे तो आप सोना बना ले, ठीक है। ऑनलाइन के चक्कर में बहुत ज़्यादा इधर उधर ना घूमिए, ना भटकिए, लगातार स्वाध्याय करिए। मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो बच्चे केवल और केवल ऑनलाइन पर डिपेंड है, वो बच्चे मात खा रहे हैं, और जो बच्चे स्वाध्याय कर रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा स्कोर, एक संतोषजनक स्कोर बच्चा करके आ रहा है जो बच्चा स्वाध्याय किया है, ठीक है। तो आपको भी मैं लगातार यही कहूंगा कि जिस भी टॉपिक में आपको समस्या होती है उसी टॉपिक के लिए आप यूट्यूब वगैरह का सहारा लीजिए, नहीं तो आप स्वाध्याय पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। कर्म आपको करना है, बिना कर्म के कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते हैं। भाग्य के ऊपर तो चीज़ें डिपेंड होती हैं, मैं भाग्य को नकार नहीं सकता हूं कि भाग्य होती है भाग्य, लेकिन मैंने हमेशा कहता हूं कि भगवान जो है हमारी हाथों में रेखाएं तो जरूर दिए हैं, लेकिन इन हाथों की रेखाओं से पहले भगवान ने हमें 5 अंगुलियां दी हैं। हम इन 5 अंगुलियों के माध्यम से कर्म करके अपनी भाग्य की रेखाओं को बदल करके अपनी दिशा और दशा परिवर्तित करने में हम समर्थ होते हैं। तो जरूरी यही है कि हम कर्म पर विश्वास करें भाग्य से ज़्यादा। तो जितना आप बेहतर कर्म करेंगे भाग्य आपके बदलते रहेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे हमसे एक बार एक बच्चा हमसे इसी पर टिप्पणी करने लगा था। टिप्पणी यही है भैया, कर्म ही पूजा है, जितना मेहनत आप करेंगे आपके भाग्य बदलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।